नमस्कार। जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी के जेनेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेनेटिक कोड या ट्रिपलेट कोड के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा और प्रोटीन सिंथेसिस में आपने देखा कि जीन्स जो 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से मिलकर बने होते हैं, वो तय करते हैं प्रोटीन निर्माण के समय 20 प्रकार के एमाइनो एसिड में से कौन सा एमाइनो एसिड कहाँ पर जुड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। यदि हम ये मान लें कि एक नाइट्रोजनस बेस एक एमाइनो एसिड की पहचान करता है तो सिर्फ 4 एमाइनो एसिड की पहचान हो पाएगी। यदि हम ये मान लें कि 2 एन बेसेस का समूह मिलकर के एक एमाइनो एसिड की पहचान करता है तो 4 चौको 16 एमाइनो एसिड की पहचान हो पाएगी, फिर भी 4 बच गए। वैसे ही पता चला कि यदि एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो 100 एमाइनो एसिड की चेन से बनी हुई है तो उसको निर्धारित करने के लिए जो जीन वाला हिस्सा है लगभग 300 नाइट्रोजनस बेसिस का होता है। तो इसी बात से पता ये चला कि वास्तविक रूप से 3 एन बेसिस का समूह मिल करके एक एमाइनो एसिड की पहचान करता है, जिसे ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। एक लंबे समय तक ये प्रश्न उठता था कि फिर ये कौन सा एमाइनो एसिड कौन से की पहचान कौन सा ट्रिपलेट करता है। तो इसकी शुरुआत 1961 के करीब में हुई। नीरेनबर्ग और मैथी नाम के वैज्ञानिक ने कुछ प्रयोग किए। आपको इम्तिहान में जब लिखना हो तब तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका समझने के लिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तव में नीरेनबर्ग, मैथी और खुराना ने काम क्या किया था जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जब ये पता चल गया कि प्रोटीन सिंथेसिस इस प्रकार से होता है तो नीरेनबर्ग और मैथी ने ये सोचा कि यदि यही ऐसे ही होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब में निकाल करके इंक्यूबेट कर दें तो प्रोटीन बन जाना चाहिए। तो इसके लिए बाकी सब चीज़ें वही, राइबोसोम ले लिया और एटीपी ले लिया, 20 प्रकार के एमाइनो एसिड, 20 प्रकार के टीआरएनए, 20 प्रकार के एमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम ले लिए। सब सेल का जो सिस्टम था वो टेस्ट ट्यूब में ले लिया उन्होंने। और जीन्स की जगह सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सिंथेटिक एमआरएनए लिया। सिंथेटिक एमआरएनए में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यू 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 की चेन बना ली। ये बनाना आसान था। तो जब यू 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 की चेन बना ली और उसको इंक्यूबेट किया तो उसमें हालांकि 20 प्रकार के एमाइनो एसिड मीडियम में मौजूद थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि सिर्फ फिनाइल एलेनिन नाम के एमाइनो एसिड की चेन बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं और हम नाम लेकर के बुला रहे हैं विनोद कुमार, तो एक बच्चा जो है उठ करके खड़ा हो रहा है, यस सर, इसका मतलब विनोद कुमार उसी का नाम है। तो इससे ये पता चला कि यू 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 जो है ये ट्रिपलेट कोड है फिनाइल एलेनिन का। इसी तरीके से बाकी 3 जो कॉम्बिनेशन थे, जैसे ए लिया और तब उससे ये पता चला कि उसमें लाइसिन की चेन बन गई। फिर जब सी लिया तो इसमें प्रोलीन की चेन बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो ट्रिपलेट कोड है लाइसिन का, सी ट्रिपलेट कोड है प्रोलीन का। यहाँ तक तो कहानी आसान थी। इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा जो है एडवांस था, जिसको भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो अमेरिका में स्थित थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उन्होंने उस टीम में शामिल होने के बाद जो प्रयोग किए, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया कि अब की 2 नाइट्रोजनस बेसिस के चेन बना लिए, जैसे जी यू जी यू जी यू जी यू जी यू जी यू। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तरीके के ट्रिपलेट्स हैं, जी यू जी यू जी यू, जी यू जी यू जी यू। तो इसमें इन्होंने देखा कि वैलीन
और सिस्टीन, फिर वैलीन, फिर सिस्टीन, एमाइनो एसिड की चेन बनती चली गई। तो इस तरीके से उन्होंने सभी 64 ट्रिपलेट कोड कौन से एमाइनो एसिड की पहचान करते हैं इसकी खोज की, और जिसके लिए ये इतना महत्वपूर्ण था कि उस तीनों वैज्ञानिकों को 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात यह है कि अब ये एक्सपेरिमेंट आप आसानी से एक अच्छी सी लैब हो तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने पहली बार ये प्रयोग किया, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से उन्होंने ये किया कि 3 एन बेसेज का समूह एक एमाइनो एसिड की पहचान करता है, जिसे ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। अब इस ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो ये कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, और इस बात पे जेम्स डी वॉटसन ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि एट द लेवल ऑफ बायोकेमिकल यूनिवर्सल्स देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन कैबेजेस एंड किंग्स। मतलब बायोकेमिस्ट्री के स्तर पर गोभी और राजा के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो यूनिवर्सलिटी में उन्होंने ये कहा कि यदि एक यू कोड है फिनाइल एलेनिन का, तो चाहे वो अमीबा हो, चाहे चूहा हो, चाहे हाथी हो, चाहे आदमी हो, चाहे व्हेल हो, सभी प्राणियों में यू फिनाइल एलेनिन एमाइनो एसिड की पहचान करेगा। अब दूसरी बात, नॉन एम्बिग्विटी। नॉन एम्बिग्विटी का मतलब क्या हुआ? बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे पास 64 नाम हैं और 20 लोग हैं, तो क्या हम 2 लोगों का एक ही नाम रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो इसलिए इसी तरीके से यहाँ पे नॉन एम्बिग्विटी हो कि एक यदि न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट कोड है तो वो एक एमिनो एसिड की पहचान करता है, तो दूसरे की पहचान नहीं करेगा। इसका इसी से जुड़ी तीसरी बात है कि डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी का मतलब क्या हुआ? फिर वही बात कि 64 नाम है हमारे पास और 20 लोग हैं, तो कई बार ये भी तो हो सकता है कि एक आदमी के एक से अधिक नाम हो। घर पे नन्हे हो सकता है और स्कूल में जनानक चंद नाम हो सकता है। तो इस तरीके से ये देखा गया कि एक ही एमाइनो एसिड की पहचान करने के लिए कभी कभी एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोड्स भी होते हैं। इसके बाद फिर एक चीज़ आई कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे एक एमआरएनए की चेन है और उसमें एक ट्रिपलेट कोड ये है, तो यू ए सी जी यू ए, तो ऐसा हो जाए कि एक एमाइनो एसिड की तो ये पहचान करे और दूसरे एमाइनो एसिड की पहचान करने वाले में ये वाला फिर से इस्तेमाल कर लिया जाए। जी, ऐसा नहीं होता है। जो ये वाला है वो एक एमाइनो एसिड की पहचान करेगा, इसके तुरंत बाद वाला ही जो है दूसरे एमाइनो एसिड की पहचान करेगा। तो नॉन ओवरलैपिंग में ये होता है कि बीच में कोई एन बेस दोबारा नहीं इस्तेमाल होता है। एक ट्रिपलेट में वो इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद दूसरा ट्रिपलेट शुरू होगा जो कि दूसरे एमाइनो एसिड की पहचान करेगा। इसी के साथ नॉन ओवरलैपिंग के बाद कॉमनलेस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे एमआरएनए में एक तो 3 अक्षर थे, उन्होंने एक एमाइनो एसिड की पहचान कर ली, उसके बाद बीच में एक आध एन बेस छोड़ दिए जाएं और इसके बाद दूसरे एमाइनो एसिड की पहचान ये करें, तो बीच में कोई एन बेस खाली नहीं छोड़ा जाता है। पहले क्या था कि नॉन ओवरलैपिंग में कि कोई एन बेस दोबारा नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरा इसमें यह भी हुआ कि बीच में कोई एन बेस खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? कॉमनलेस। एक और बात, जैसा कि आपको बताया था कि
हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस के समय पहला वाला जो एमाइनो एसिड होता है, प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मेथियोनिन और यूकैरियोट्स में मेथियोनिन जोड़ा जाता है। तो उसके लिए जो ट्रिपलेट होता है वो होता है AUG। तो AUG को स्टार्टिंग सिग्नल कहते हैं। और 64 में से 3 ट्रिपलेट ऐसे हैं, UAA, UAG और UGA। इनको स्टॉप सिग्नल कहते हैं। तो स्टॉप सिग्नल का मतलब ये है कि ये mRNA से तो अटैच होंगे लेकिन ये किसी एमाइनो एसिड की पहचान नहीं करेंगे। तो ये जब प्रोटीन बन रहा है तो उसके चेन के बनने की समाप्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये स्टॉप सिग्नल। अब ये सब तो सामान्य नियम थे और एक लंबे समय तक ये सोचे जाते थे कि ये सब सही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि कुछ और नई जानकारियां मिली और इनके अपवाद मिले। तो इनके जो एक्सेप्शंस मिले, आइए वो उसे हम मॉडर्न जेनेटिक कोड कहते हैं। तो मॉडर्न जेनेटिक कोड में कई नई जानकारियां हैं। जैसे पहली बात तो ये कि ये माना जाता था कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जैसे UUU फिनाइल एलेनिन एमाइनो एसिड का कोड है तो हमेशा वही रहेगा, लेकिन इसके कुछ वेरिएशंस पाए गए। जैसे एक तो माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट के जीन में भी वेरिएशन पाए जाते हैं, कुछ सीलिएक प्रोटोजुअन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे सीलिएक प्रोटोजुअन पैरामीशियम में नॉर्मली UGA और UAA स्टॉप सिग्नल हैं, लेकिन पैरामीशियम और माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में UGA और UAA जो है ग्लूटेमिन एमाइनो एसिड की पहचान करते हैं। अब ये एक एक्सेप्शन है। इसी तरीके से यूकैरियोट न्यूक्लियर जीन्स में AUA वैसे तो आइसोल्यूसिन की पहचान करता है, लेकिन ये देखा गया कि ह्यूमन और ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रियल जीन में ये AUA मेथियोनिन और फॉर्माइल मेथियोनिन को रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह से UGA वैसे तो स्टॉप सिग्नल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में ये ट्रिप्टोफैन को आइडेंटिफाई करते हैं। AGA आर्जिनिन को पहचान करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में ये स्टॉप सिग्नल की तरह से। तो ये पहला वाला जो नियम था कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ये गलत हो गया। इसके बाद कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली। पहले माना जाता था कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, कि एक नाइट्रोजनस बेस दोबारा नहीं इस्तेमाल होता है। लेकिन 5x174 वायरस में देखा गया कि 2 जीन हैं A और B, वो अलग अलग एमाइनो एसिड से मिलकर के बने हैं और वो जीन एक दूसरे जीन E के अंदर ही इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे वो बात गलत हो गई कि नॉन ओवरलैपिंग ही, इस तरीके की सिचुएशन को ओवरलैपिंग जीन कहते हैं। फिर एक चीज आती है स्प्लिट जीन। तो स्प्लिट जीन में पहले से ये कहा गया था कि जेनेटिक कोड कॉमालेस होता है और उसमें बीच में कोई एन बेस छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, यूकैरियोट्स में कुछ इनएक्टिव इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं जिनको इंट्रॉन कहते हैं, और ये इंट्रॉन बाद में बनने के बाद तोड़ करके अलग कर दिए जाते हैं और बाकी जो बचे हुए पोर्शन है एक्सॉन्स, वो फिर जोड़ दिए जाते हैं। इस क्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। एक और बात जेम्स डी वॉटसन ने FSC क्रिक ने 1961 में बताई कि 64 तरीके के ट्रिपलेट कोड हैं, 3 चलिए स्टॉप सिग्नल है तो 61। तो उसके लिए क्या 61 तरीके के tRNA की जरूरत है? नहीं। FSC क्रिक और वाटसन ने बताया कि नहीं, इसमें 20 प्रकार के एमाइनो एसिड हैं तो 20 प्रकार के tRNA से ही काम चल जाता है सेल के अंदर। तो उसमें जैसे ट्रिपलेट कोड में जो 3 एन बेसेस हैं और फिर tRNA में आकर के जो है एंटीकोडान्स हैं, तो इसमें इन्होंने कहा कि असल में जो पहले वाले 2 हैं, तो हमेशा जेनेटिक कोड में पहले 2 जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनके लिए तो सेट नियम है कि वही कॉम्प्लीमेंटरिटी का नियम लागू होता है,
लेकिन तीसरे एन बेसिस के मामले में देखा गया है कि उसमें थोड़ा सा लचीलापन पाया जाता है और वो दूसरे एन बेसिस से भी बाइंड हो सकते हैं। इसको वॉबल्स हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इस प्रकार ये पिछले 70 साल में